दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से हम आपको ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने आए हैं जिसका नाम सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कला का एक तरीके से पिटारा है उनके पास, कला का पिटारा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक किताब मेरे पास रखी है। इस किताब का नाम है केदार से कैलाश तक की जो यात्रा है वो 22 जून 1995 में राजेश जी ने और उनके दोस्तों ने मिलकर की थी। अब राजेश जी ने यात्रा के बाद कैसे 1995 के बाद अब उन्होंने कैसे किताब लॉन्च करने की सोची, बातचीत करेंगे। राजेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल तो रहेगा केदार से कैलाश तक की यात्रा का, जो आपने बुक लॉन्च की है हिंदी भवन में इस बार। यात्रा का मोटो था, कैसा क्या था और कैसी ये यात्रा आपकी रही? लगभग टोटल कितने दिन की यात्रा थी और उसके बाद आपने कैसे प्लान किया कि इस पर बुक लिखी जाए, जीवनी लिखी जाए? मतलब कि हम कैसे निकले, कैसे गए, क्या समस्याएं हुई, इस तरीके से। देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारे भारत में जो सनातनी हिंदू हैं वह सभी करना चाहते हैं, बिल्कुल, किंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा पर जा पाते हैं। ऐसे ही जो उत्तराखंड के हमारे चारों धाम हैं तो वह भी कठिन माने जाते हैं। तो भाव तो सभी का होता है कि वह इस यात्रा को करें, किंतु उसमें भी अधिकतर लोग नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जब मैं ये चारों धाम की यात्रा पर गया तो केदारनाथ की पैदल यात्रा थी, यमुनोत्री की उस वक्त 23 किलोमीटर की पैदल यात्रा थी और 16 किलोमीटर की केदारनाथ की पैदल यात्रा थी और गंगोत्री तो वहीं पर जाते हैं, पैदल नहीं चलना पड़ता। लेकिन गंगोत्री से जब ऊपर जाते हैं गौमुख, तो गौमुख की 19 किलोमीटर की कठिन और पैदल यात्रा थी। तो जब मैं वो यात्रा मैं कर रहा था तो मुझे ईश्वर की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से बहुत छोटी उम्र में इन यात्राओं को करने के लिए अवसर मिला। तो मेरे लिए एक अद्भुत यात्रा थी ये। तो जब मैं यात्रा पर जा रहा था तो जो वहाँ का वातावरण था, जो वहाँ की जलवायु थी, जो वहाँ के पर्वत थे, नदियाँ थी, झरने थे, पेड़ थे, पौधे थे, सभी ने मुझे बड़ा आकर्षित किया। उस आकर्षण को जो मेरे दिमाग पर वो छाया तो मैंने वही निश्चय किया कि मैं इस यात्रा का विवरण लिखूंगा। तो मैंने वहाँ से उसको लिखना प्रारंभ किया पहले ही दिन से। और जैसे हमारी यात्रा वो चारों धाम की में से हमारे बद्रीनाथ छूट गए थे किसी कारणवश, तो 3 धाम की यात्रा करके हम दिल्ली वापस लौट आए। लेकिन फिर जो मेरे सहयात्री थे वो जो पहली बार उस यात्रा पर गए वह नहीं, मेरे एक बाल सखा श्री पंकज शर्मा और विनोद त्यागी और मैं, हम 3 लोगों ने अधिकतर जो धार्मिक यात्राएं की हैं वह हम तीनों ने लगभग साथ की हैं। तो दूसरी बार हम चारों धाम की यात्रा पर गए तो जो यात्रा मेरी रह गई थी बद्रीनाथ की लिखने से, उसको फिर मैंने जो दूसरी बार गया तब उसको लिखा। उसको लिखने के बाद में भाव ये था कि ये स्मरण रहे कि कैसी वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वातावरण कैसा है। तो वो लिख करके रख दिया। फिर कुछ समय के पश्चात मुझे अवसर मिला जो हमारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा, जो भारत ही नहीं दुनिया के जिस भी कोने में सनातनी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं उन सभी के लिए सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। तो उसका मुझे जब अवसर मिला तो मैं पंकज भाई, विनोद त्यागी और कपिल शर्मा 4 लोगों ने तय किया और इस यात्रा पर हम निकले। तो ये अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय यात्रा थी कैलाश मानसरोवर की। और मैंने प्रतिदिन मैं यात्रा करता था और शाम को जब विश्राम के लिए जाता था तो 1 घंटा मैं पूरे दिन का जो विवरण होता था यात्रा का वह मैं लिखता था। 17 दिन की ये यात्रा थी।
17 दिन निरंतर मैंने हर दिन का विवरण लिखा। और जब लिखने के बाद हमारी यात्रा हम पूर्ण करके और वापस जब हम भारत दिल्ली आए, तो मेरे मन में भाव आया कि मैंने ये लिख करके रख दी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको इस यात्रा का मन होता है जाने का, लेकिन जा नहीं पाते। कारण कई लोगों का स्वास्थ्य का कारण है, क्योंकि वहाँ पर जलवायु सबके अनुकूल नहीं है। वहाँ पर जो वहाँ का टेम्परेचर है वो सबके अनुकूल नहीं है। तो इस कारण से अधिकतर लोग उस यात्रा को नहीं कर पाते। तो इस यात्रा का अगर मैं आंखों देखा हाल एक किताब के रूप में लिख करके और यहाँ लोगों तक पहुँचाऊँगा, तो मुझे लगता है कि जो लोग नहीं जा पाते वह आंखों देख करके उनको भी अनुभूति होगी कि जैसे उन्होंने भी यात्रा की हो। तो इस भाव से फिर मैंने ये निश्चय किया कि मैं एक किताब के रूप में इस यात्रा का वृत्तांत और ये अपने सनातनी हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों तक या और जिन भी लोगों की रुचि है ऐसी यात्रा में, ऐसे धार्मिक यात्राओं में, उन तक इसको पहुंचा सकूं। राजा जी, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 1995 में आपने ये यात्रा की थी, तब की व्यवस्थाएं अलग थीं, और अब की व्यवस्थाओं की बात की जाए तब का थोड़ा माहौल हम जानना चाहते हैं। कैसी व्यवस्थाएं थीं, मतलब समस्याएं तो आपने बता दी, कैसे आप चढ़े, कैसे आपने कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा की, लेकिन अगर व्यवस्थाएं की बात की जाए तो देखिए, व्यवस्थाएं है क्या कि जो जलवायु है उसको हम नहीं बदल सकते, जो वातावरण है उसको हम नहीं बदल सकते, जो प्राकृतिक वहाँ पर ईश्वर ने जो रचना रची है उसको हम नहीं बदल सकते। बिल्कुल। हाँ, लेकिन जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को जरूर माने जो भारत के ऐसे जो 4 धाम है ये हमारे उत्तराखंड में है। तो मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उस टाइम जब हमने यात्रा की थी तो होटल नहीं थे, रुकने की, खाने की थी बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी। तो अब लोगों ने वहाँ पर रुकने के लिए कुछ धर्मशालाएं बना दी हैं, बल्कि कुछ होटल्स बना दिए हैं, उनमें सुविधाएं बहुत दे दी हैं, आरामदायक उनको बना दिया है। जो मार्ग थे पैदल चलने के उनमें पहले हमारे खाने पीने की या ठहरने की व्यवस्थाएं कम थी, उनको अधिक कर दिया है। तो जो कठिनाइयाँ थी, जो आराम पसंद लोग थे उनके लिए तो वो कठिनाइयाँ थोड़ी सी कम हो गई हैं। लेकिन जब हम किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ सुख सुविधाओं का लाभ उठाना हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है कि जो ईश्वर ने हमें ये स्वस्थ शरीर हमें दिया है, तो हम जितना भी हम सहजता से उस यात्रा को करें तो उतनी वो सुखमय होती है। तो फर्क यही है कि अब वहाँ होटल बन गए हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो हमारे अब केदारनाथ पर जाएं तो केदार उसके बाद में तो एक वहाँ पर त्रासदी हो गई थी बहुत बड़ी, उसमें सब तहस नहस हो गया था। अब नए सिरे से सरकार ने वहाँ पर सर्व सुविधाओं से युक्त सुविधाएं प्रदान कर दी हैं, मार्ग को सुगम बना दिया है, वहाँ पर ठहरने की व्यवस्थाएं वो अच्छी कर दी हैं। जब हम गए थे तो लकड़ी के टपोरी सी की टाइप होती थी जिनमें रुकते थे, और सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ें थी। तो लेकिन मुझे तब भी सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं थी। अगर मैं आज भी जाता हूँ तो मुझे आज भी आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमें जो प्रकृति ने दिया है उसके साथ जितनी भी हम कम से कम छेड़छाड़ करें उतना ही हमारे लिए वो हितकर होगा, लाभकर होगा। वनस्पति इसके कि हम ये आधुनिक भौतिक सुख सुविधाओं के लिए हम वहाँ के कुछ पहाड़ों को काट दें, कुछ पेड़ों को काट दें, हम वहाँ छेड़छाड़ करते हैं तो उसके परिणाम भी फिर भयंकर होते हैं। तो जितना कम से कम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके सुख सुविधाएं प्रदान की जाए उतना समाज के लिए हितकर होगा। मतलब उस समय जब आपने यात्रा की थी तो बहुत संतुष्ट हैं उस समय की यात्रा से आप? देखिए, संतुष्टि नहीं, मेरा आस्था बहुत बड़ी है, ईश्वर के प्रति विश्वास बहुत बड़ा है। प्रकृति की रचना जिस विधाता ने रची है वो प्रकृति के अलग अलग जो स्वरूप हमें देखने को वहाँ मिले और जो उसकी खूबसूरती थी, मतलब हम वहाँ पर झरने बह रहे हैं, उन झरनों की जो खूबसूरती थी, एक देवदार के वृक्ष खड़े हुए हैं, घुमावदार
रास्तों से, पहाड़ी से हमें जो वो निकल रहे हैं, हवा की जो सौंधी सौंधी खुशबू जो वहाँ मिलती है, माने हर तरह का जो वातावरण है वहाँ वो अद्भुत है। आपकी ये केदार से कैलाश तक की जो यात्रा वाली बुक है जो आपने लॉन्च की है, तो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि जब वो इस बुक को पढ़ रहे हैं तो इस बुक को पढ़ने के बाद उस यात्रा की तरफ वो मन ही मन चले जाते हैं, उनका मन चला जाता है जैसे वो खुद ही उस यात्रा को कर रहे हों। मतलब इतना भाव आपने इस बुक में दिया है, ऐसी तरीके से इस बुक में आपने दर्शाया है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं इस बुक को पढ़ने। हाँ, देखिए, इस किताब को लिखने के लिए मैंने जैसा देखा वैसा लिखा। मैंने इसमें न तो कोई चीज़ इसको रोचक बनाने के लिए इसमें जोड़ी है, न मैंने कोई चीज़ है जो एक यात्रा को जीवंत बनाती है ऐसी किसी उसको छोड़ा है। मैंने हर इस यात्रा में जो मार्ग है, जो वहाँ की खूबसूरती है, जो वातावरण है, जो वहाँ का तापमान है, जो वहाँ की जलवायु है, वहाँ की भाषा है, बोली है, मैंने समावेश किया है हर चीज का इसमें। तो जब पाठक पढ़ता है तो जीवन ऐसे लगता है कि वह पढ़ नहीं रहा है, जी रहा है इस यात्रा को। और अगर किसी भी किताब को आप तो उसको पाठक को जीवंत रूप में ये कि मैं इन पलों को जिनको पढ़ रहा हूँ इनको पहले मैं जी रहा हूँ। बिल्कुल। तो अगर ये पाठकों को ऐसा आभास कराती है कि वो इस यात्रा वर्णन को पढ़ते हुए उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो इसके साथ में ही यात्रा कर रहे हैं, तो देखिए इसको मेरा लिखना तो यहीं पर सफल हो जाता है। राजा जी, लेकिन कई लोग बुक्स लिखते हैं, मैं किसी की कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, कई लोग बुक लिखते हैं तो ये कहते हैं कि हम एक यात्रा करने गए थे, उसमें अपनी लव स्टोरी जोड़ देते हैं बुक को इंटरेस्ट बनाने के लिए, ताकि पब्लिक उस बुक को और खरीदे और पढ़े। क्या मानते हैं? देखिए, मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर आप पाठक को जो चीज़ आप पढ़ाना चाहते हैं, जो दर्शाना चाहते हैं, तो जो मूल उद्देश्य आपका है, आपका उससे भटकाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इसलिए कि आपकी किताब को ज़्यादा लोग खरीदें, ज़्यादा लोग पढ़ें, उसमें कुछ मिथ्या चीज़ों को आप जोड़ देते हैं, जो वो मौलिकता है, जो पवित्रता है उस स्थान की, हमें उसको ये ध्यान में रखना है कि हम पाठक को बेसिकली देना क्या चाहते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, मेरा इस किताब से कोई उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इसको बेचना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि भारतवर्ष में जो आस्थावान लोग हैं, जिनकी आस्था है इस पुस्तक में, और इस पुस्तक में नहीं, मैं कहूँ तो मैंने केदारनाथ में, सनातन में, ईश्वर में, शिव में जिनकी आस्था है, वो अगर वहाँ की यात्रा नहीं करके आए हैं, उनका भाव है कि हम यात्रा करने जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये किताब गाइड का काम करे। जो लोग नहीं जा सकते हैं उनके लिए ये यात्रा एक ऐसा गाइड बने कि अब पढ़ते हुए पाठक को वह यात्रा करा दे। तो दोनों चीज़ों का उद्देश्य मेरा सिर्फ अगर ये सफल होता है तो मेरा लिखने सफल हो जाता है और पाठक का पढ़ना सफल हो जाता है। 4 धाम की यात्रा आपने उत्तराखंड में की, उसके बाद आप कैलाश मानसरोवर चले गए। कैलाश मानसरोवर और ये 4 धाम की यात्रा में कितना फर्क अगर देखा जाए तो? देखिए, अगर आप यात्रा को आस्था के रूप में देखते हैं तो आस्था होती है। बिल्कुल। वह मेरे घर में भी वैसी ही रहेगी, मैं किसी धार्मिक स्थल पर जाऊंगा वहाँ भी ऐसी रहेगी, आस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप अगर किसी भी एक पवित्र स्थान की मार्ग की बात करते हैं, यात्रा की बात करते हैं, और उसके मार्ग की में क्या कठिनाइयाँ किसमें हैं, समय की बात करते हैं, दुश्वारियों की बात करते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। उत्तराखंड में आप जाते हैं तो भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ें आपको सहयोग करती हैं कि आप बहुत सारे साधनों से का प्रयोग करके आप जा सकते हैं। लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आप बहुत सारे विकल्प साधनों के आपके पास नहीं है।
नंबर एक कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के डायरेक्ट आप वह यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्थान भारत में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही। तो आप या तो उत्तराखंड के मार्ग से जाएंगे, लेकिन तब भी आपको चाइना के थ्रू चाइना के थ्रू। दूसरा, आप नेपाल के थ्रू जाएंगे, तब भी आपको चाइना के ही थ्रू वह यात्रा करनी होगी। उसके बाद में वहाँ मौसम, कब मौसम बिगड़ जाता है, कब मौसम खराब हो जाता है, कब रास्ते बंद हो जाते हैं, कहाँ पर कब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ये ऐसी कुछ दुश्वारियाँ हैं जिनके लिए हमारे पास में उनसे मैंने पार पाना बहुत सहज नहीं है। तो हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा करके बहुत सारे यात्री चले तो जाते हैं, लेकिन बहुत कम यात्री हैं जो इस यात्रा को पूर्ण जो परिक्रमा होती है या जो हमारा कैलाश पर्वत है उनके चरणों तक पहुँच पाते हैं। ऐसी संख्या बहुत कम होती है। वह आधे मार्ग से बहुत सारे यात्री वापस लौट आते हैं, और जिनको शिव बाबा ने अपने चरणों तक बुलाया है वह अवश्य वहाँ तक पहुँच पाते हैं। अच्छा राज जी, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे पूछता हूँ, ये किसी के विरोध में नहीं है। आपने इतनी सफल यात्रा की और 5 धाम की यात्रा की, आपने बुक भी लिख दी ताकि लोगों तक जाए, इस बुक को पढ़ें तो कैसे जाना है, कैसे व्यवस्थाओं का वो करना है। जो नहीं जा पा रहा है वो इसको पढ़कर भी एक अनुमान लगा ले कि भाई यात्रा हमने कर ली। आज के दौर में आपने व्यवस्थाएं की बात अच्छी बोली है कि भाई पहले की व्यवस्थाएं एक अलग थी कि हमें कठिनाइयाँ करनी पड़ती थी, उस कठिनाइयों में हमें परेशानी नहीं होती थी। हम फिर भी, क्योंकि धार्मिक स्थल पर जाना कठिनाइयाँ ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अब क्या है, मशीनें चल गई हैं, उन्हें खटोला चल गए हैं, लोगों पे बैठ के चले जाते हैं, समस्याएं भी बहुत सारी हो रही हैं, हादसे भी बड़े हो जाते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जितनी हमारे लिए व्यवस्थाएं इंपॉर्टेंट हैं, पहले की व्यवस्थाएं ठीक थी या अब जो व्यवस्थाएं हो रही है वो हमारे लिए दिक्कत वाली भी है? देखिए, व्यवस्थाएं तो जो पहले थी वह भी ठीक थी, जो अब है वह भी ठीक है। समय के साथ में बहुत कुछ परिवर्तनशील होता है और उनमें परिवर्तन होना भी चाहिए। अभी मेरा भाव ये है, बेसिकली मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जो आस्थावान परिवार है। मेरी दादी बहुत ईश्वर में उनका विश्वास था, और नियमित उनका घर में जो वातावरण था वो बहुत ही पूजा पाठी था और बहुत आस्थावान थी। तो वो नियमित उनका जो नेम वो करती थी, वो पूजा पाठ और शुद्धता विपरीत परिस्थितियों में भी उससे उन्होंने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उसके बाद में मैंने अपनी माँ को देखा, अपनी बड़ी माँ को देखा, तो जो उनका आस्था थी वह भी मेरी दादी की तरह। ऐसे वातावरण में से जब मैंने होश संभाला तो मैंने सब आस्थावान परिवार उसको देखा, और उसी का कारण था कि उन्हीं का आशीर्वाद था कि मुझे बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी यात्राओं को करने का अवसर मिल गया। ये बिना माता पिता के आशीर्वाद के कभी संभव नहीं है कि मैंने बैक टू बैक 12 ज्योतिर्लिंग बहुत बार मैंने यात्राएं की हैं। मैं अमरनाथ जी की मैं यात्रा मैं कर चुका, जागेश्वर नाथ जी में कई बार मैं जा चुका, पाताल भुवनेश्वर में जा चुका, और जितने धार्मिक स्थल हैं, वैष्णो देवी हैं हमारे, और अलग अलग राज्यों में, हर राज्य में लगभग मैं हर स्थान पर गया हूँ। मेरे लिए सौभाग्य सबसे बड़ा ये है कि मैं एक आस्थावान परिवार में जो मेरा जन्म हुआ, तो उसमें मुझे इन सभी यात्राओं को करने का अवसर बहुत छोटी उम्र से मिला, और मैं निरंतर अभी ये सब यात्राएं कर रहा हूँ। तो इसमें मुझे लगता है कि इंसान की ना जो आस्थावान होता है, जो हमारे सनातन धर्म में जो विश्वास रखता है, तो एक बड़ी बात यह कि उसकी विचारधारा, सोच वो बड़ी सहज और सरल और समर्पित भाव की हो जाती है। मने उसमें कहीं भी आप देखेंगे तो क्रूरता नहीं होगी, दूसरे का सहयोग करने का भाव जगेगा, दूसरों के हित में काम करने का भाव जगेगा, और जब वो खाली वो होंगे तो फिर वो सिर्फ ईश्वर की स्तुति में और अपने जो जिम्मेवारियां हैं उनमें समय व्यतीत करते हैं, और आनंद का अनुभूति होती है, और आनंद में जीवन जीते हैं। आपकी बुक के साथ साथ जिस दिन आपने बुक लॉन्च की थी केदार से कैलाश तक की,
उस दिन आपने 5 कवियों को सम्मानित भी किया। ये थोड़ा कार्यक्रम के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं बताऊं कि मैं बेसिकली मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। अनेक प्रदेशों में हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं और ऐसे हम विद्यालय और महाविद्यालय हम चलाते हैं। ऐसे में एक साहित्य प्रेमी मंडल हमारी संस्था है जो साहित्य के लिए समर्पित है, जो साहित्य का प्रचार प्रसार करने में जिसका काम है। जो ऐसे ही मैं जे आर्ट ग्रुप है मेरा, तो अब एक आर्टिस्ट हूँ जो मैंने 300 से अधिक ये सामग्री का प्रयोग करके और 3000 से अधिक गणेश जी की मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैं सामाजिक हम जो दायित्व हमारे बनते हैं उसके लिए एक सामाजिक संस्था से मैं जुड़ा हूँ, जिसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, साहित्य प्रेमी मंडल। गुरुजी थे हमारे स्वर्गीय श्री ब्रज शुक्ल घायल जी, जिन्होंने उनकी स्थापना की 84 में। तो मेरा सौभाग्य ये था कि वो संस्था के 40 वर्ष पूर्ण हो रहे थे और उस 40 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी ये पुस्तक लॉन्च होनी थी। और हम प्रतिवर्ष स्वर गंगा कवि सम्मेलन का आयोजन साहित्य प्रेमी मंडल के माध्यम से करते हैं, जो संस्था वर्ष भर में 10 साहित्यिक कार्यक्रम करती है। 10 कार्यक्रमों में से ऐसे है कि जो नवोदित कवि हैं तो पंचरत्न कवि सम्मेलन के रूप में हम कार्यक्रम करते हैं। हम जो नेत्रहीन विद्यालय हैं, विद्यार्थी हैं, ऐसे उनमें जाकर के कवि सम्मेलन करते हैं। जो वृद्ध आश्रम है वहाँ पर जाकर के कवि सम्मेलन करते हैं। जो जेलों में कैदी किसी भी कारण से बंद हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से वहाँ पर जाकर के कवि सम्मेलन करते हैं। तो कुछ नए कवियों को हम मंच प्रदान करते हैं और जो कवि कुछ ठीक काम कर रहे हैं उनकी कविताओं को का हम सम्मान करते हैं। जो वरिष्ठ कवि हैं हम कवियों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे पंचरत्न कवि सम्मेलन में स्वर गंगा कवि सम्मेलन जो है उसमें हम प्रतिवर्ष 3 कवियों को सम्मानित करते हैं, जिसमें हम 31,000 रुपया की राशि, प्रशस्ति पत्र, अंगवस्त्र और एक मोमेंटो देते थे। किंतु इस वर्ष हमने, चूंकि 40 वर्ष हमारे हो रहे थे, तो हमने 4 कवियों को सम्मानित किया और राशि को 31 से बढ़ा करके 51,000 रुपये प्रति कवि सम्मान राशि प्रदान की। और मेरी एक पुस्तक केदार से कैलाश तक और एक मेरी मैगजीन पत्रिका निकली विनायका, इन दोनों का विमोचन भी हुआ। 40 वर्ष जो हमारी संस्था के कंप्लीट हुए तो उसका भी हमने उत्सव मनाया और 4 कवियों को सम्मानित करके हमारी संस्था और हमारी सोच ये है कि हम उनको सम्मानित करके हमारी संस्था और हम सम्मानित होते हैं। हमें ऐसा अवसर मिलता है, ईश्वर ने हमें इसके योग्य बनाया कि हम कुछ समाज के लिए, कुछ साहित्य के लिए, कुछ कला के लिए, कुछ शिक्षा के लिए कर पाएँ, ये हमारा सौभाग्य है। रजत जी, धार्मिक प्रेमी होने के साथ साथ आप इस तरीके की कला का वो करते हैं, इस तरीके की कला का आप करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो पेंटिंग्स है, जो ये किस चीज़ से बनी? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसमें देखेंगे तो ये आपको लगेगा, लेकिन ये जो अखबार है ये अखबार से बनी है। अखबार को गीला करके और उसको हमने मैश किया और ये अखबार से इसको बना दिया। क्योंकि मेरा उद्देश्य है जो भी कुछ वेस्ट कुछ नहीं है, वेस्ट से बेस्ट कैसे किया जाए, ये मैं 20,000 से ज़्यादा मैं ये बच्चों को सिखा चुका हूँ इस कला को, और ये 3,000 से अधिक कलाकृतियाँ बना चुका हूँ। अच्छा, ये जो मैट का आपने इसमें वो किया, और अब ये मैट है, इस पर आप देखें लोग बैठने के लिए या पैर पोंछने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और जब वो खराब हो जाता है तो फिर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। किंतु मैंने जो है ना इसको गणेश जी बना करके अमर ये कर दिया मैट, कि ये सिर्फ एक चीज एक ही काम में नहीं आ सकती है, अनेकों काम में आ सकती है।
और इसको बाकायदा जो ये टूटी हुई कोई प्लाई होती है, कुछ होती है, उस पर पेस्ट कर दिया। आप देखें इधर से ये, और ये पेपर को पेस्ट करके ये बना दिया, और बहुत खूबसूरत आकृति बन गई है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत आकृति इसमें बन पाई है। और इसमें भी आप ये देखेंगे तो ये शादी के कार्ड है नीचे लगे हैं। अब जो शादी के इन्विटेशन कार्ड होते हैं, डेट निकल जाती है, पहुंच जाते हैं, और उस पर मैंने ये एक बहुत खूबसूरत गणेशा बना दी है। अभी आप ये देखें तो ये एक लकड़ी का ये टुकड़ा है, लकड़ी के इस टुकड़े पर भी गणेश जी बना दिए। और कला का मतलब ही ये होता है कि हम जो वातावरण को, इससे फायदे कितने हैं, हम बहुत सारी प्लास्टिक, बहुत सारा वेस्ट ऐसा हम अपने वातावरण में शामिल कर रहे हैं जो हमारे वातावरण को दूषित करता है, जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बच्चों को हम बताते हैं, जो भी जितनी भी चीज़ें वेस्ट होती हैं, जो तो वेस्ट को हम कैसे उनसे बेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो हमारा ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा सहयोग का काम होगा। दूसरा, हम कलाकृति बनाएंगे तो हमारा जो क्रिएशन है, जो अंदर छिपा हुआ है, उसको हम बाहर निकाल पाएंगे। तो अनेक तरह की, और एक जैसे आप समझते हैं कि मेडिटेशन, आप ये कला ऐसी भी चीज़ है कि जो एक बेहतरीन मेडिटेशन का काम भी करती है। तो अनेक काम हमारे इस कला के माध्यम से सध जाते हैं। अगर हमारा भाव, सोच, विचार अगर अच्छे हों तो अच्छे काम करने में हमें ना तो वक्त लगता है, ना कोई रुकावट किसी तरह की आती है। राजेश जी, इस बार आपने शिमला, दुबई, गुरुग्राम, 4-5 जगह आपने अपनी प्रदर्शनी को प्रकाशित किया है और अपनी इस कला को वहाँ पर प्रकाशित किया है। मैं जानना चाहूँगा, दुबई या तमाम जो जगह आपने अपनी प्रदर्शनी लगाई है, कितना प्यार आपको मिला और कितना बदलाव देखने को मिला गुड़गांव से लेकर वहाँ तक? देखिए, मेरे ये कला प्रदर्शनी पूरे वर्ष भर अनेक भारत के राज्यों में चलती रहती है, और वर्ष में 1 बार या 2 बार भारत से बाहर भी किसी न किसी देश में मेरी प्रदर्शनी जाती है। तो जहाँ तक प्यार की बात है, तो धरती के हर कोने पर कला प्रेमी बैठा हुआ है। बिल्कुल। और जिसको कला से प्रेम है वह हर जगह प्रेम देगा। लेकिन मेरी जो कलाकृति है, एक तो मेरा टॉपिक सिर्फ गणेश है। बिल्कुल। और मैं गणेश जी तो हमारे इष्ट देव हैं, बिल्कुल हमारे लिए भगवान हैं। लेकिन जो हम बाहर के देशों में जाएं तो उनके लिए तो एक वो कलाकृति है सिर्फ। तो एक तो मुझे अवसर मिलता है कि गणेश भगवान को भगवान के रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं और उनको बता सकूं कि सनातन धर्म में हमारे बुद्धि के देवता गणेश जी हैं। तो जिन लोगों को नई जानकारी है उनको जानकारी मिलती है। और दूसरे में ये होता है कि हम जो कला प्रेमी हैं और जो हमारे दूसरे देश में भारत के लोग भी वहाँ पर रहते हैं, तो उनको ये कला को देखने का अवसर मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है। तो पूरे दुनिया में वेस्ट से कैसे बेस्ट किया जा सकता है, इसको देखने के लिए तो सब लालायित रहते हैं, इसको सीखना सब चाहते हैं। तो दुबई में बहुत प्रशंसा मिली, बहुत उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक इसका एक वर्कशॉप हम करना चाहते हैं कि वेस्ट से बेस्ट कैसे होता है और वेस्ट मटेरियल से कैसे आर्ट क्रिएट हो सकता है। और जो शिमला में और जो मेरी एग्जीबिशन थी, तो 4 दिन तक वो चली, लोगों ने बहुत पसंद किया, हर जगह बहुत पसंद करते हैं। वन कन्या के द्वारा अभी हमारा पर्यावरण से, जिसमें मेरा टॉक शो भी था, और बहुत आर्टिस्ट और जो पर्यावरण के रक्षा के लिए लोग लग रहे हैं, उनको मैंने भी ये बताया कि आप पर्यावरण में एक इस रूप से भी कि जो वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक है, इसको कोई आकृति रूप दे करके, कला का रूप दे करके, और उसको पर्यावरण में शामिल होने से और उसको दूषित होने से बचा सकते हैं। तो बहुत लोगों ने सराहना की, बहुत इसके वर्कशॉप होती हैं। दुबई में भी वर्कशॉप हुई, ये गुड़गांव में भी वर्कशॉप हुई। तो ये कला बेसिकली अद्भुत कला है, और मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा। दुबई में आपको सम्मानित भी किया गया है? हाँ, देखिए, ये मुझको सम्मानित नहीं किया गया है, मेरी कला को सम्मानित किया गया है। और जो कला है और जो गणेश भगवान जी हैं, इनकी कृपा है मेरे ऊपर
कि हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मुझे सम्मान भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, और हर तरह का मुझे इसमें लोगों का सहयोग भी मिलता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस कला के माध्यम से पूरे दुनिया में मुझे भी सम्मान मिल जाता है, और इस कला के माध्यम से तो मेरे लिए ये एक बहुत ही संतोष का विषय है। राजेश जी, जिस कला की आप बात कर रहे हैं, हमने काफ़ी लोगों से सुना है कि बाहर कंट्री के जो लोग होते हैं वो इस कला को बड़ा प्यार देते हैं, बड़ा मानते हैं। देखिए, कला प्रेमी तो धरती के हर कोने पर है। तो जो भारत में भी कला प्रेमी है वह भी कला को प्यार देते हैं, जो विदेश में है वो भी प्यार देते हैं। किंतु है ये कि कला प्रेमी हर जगह हैं। बाहर हम अगर देखें तो हमारे यहाँ की अपेक्षा बाहर कला को सम्मान अधिक मिलता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ कला प्रेमी तो हैं, लेकिन कला को सम्मान देने वाले, कला की परख करने वाले भारत में विभिन्न प्रकार की कला प्राचीन काल से चली आ रही है। बिल्कुल चली आ रही है। लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस कला के लिए जो हमारी भारत सरकार है या जो हमारे राज्य सरकारें हैं, वह कलाकारों को जो जिस तरह से, जिस भाव से उनको सहयोग करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, वह बहुत कम कर पाते हैं। बिल्कुल। और जो बेहद जरूरी है उन कलाकारों के उत्थान के लिए, इस कला को जीवंत रखने के लिए, जो प्राचीन कालीन हमारी कलाएं हैं, अगर उनको संरक्षण नहीं मिलेगा तो वो लुप्त हो जाएगी वो कला। बिल्कुल हो जाएगी सर। तो उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए सरकार को जरूर चाहिए कि ऐसी कला को अपना सहयोग दे, संरक्षण दे, ताकि वो और ज़्यादा प्रमोट हो और जीवंत रह पाए। सर, विदेश में आप देखें तो विदेशों में कला को सम्मान भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है और समर्थन भी मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा फर्क हम बाहर के देशों में और अपने देश में देखें तो ये जरूर मिलता है। राजेश जी, क्या आप मानते हैं कि अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपनी कला को ट्रेड फेयर के रूप में, जो हर साल ट्रेड फेयर लगता है, चाहे दिल्ली का भारत मंडपम हो, प्रगति मैदान हो या गुड़गांव का एरिया हो, तो अगर एक प्रदर्शनी अगर हमारे कला की भी दर्शाई जाए, कला प्रेमियों की भी दर्शाई जाए, उनकी कला को प्रकाशित किया जाए वहाँ पर, तो आप मानते हैं कि तमाम जो विदेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उसको बड़ा प्यार देंगे और इससे आपको बड़ा। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ना कि अगर भारत सरकार या हमारी राज्य सरकार हमारी इस कला को सहयोग दें और अपना समर्थन दें, तो उसमें से एक ये भी आता है ना कि ट्रेड फेयर में तो वो जो जैसे बुक फेयर लगता है, राइट, इसी तरह से अगर वो कला फेयर लगाए और कला फेयर लगा करके उन चित्रकारों को ये सहयोग दे, लेकिन कला फेयर भी लगाए, उनसे बोले कि आप अपना किराया भी खर्च करके आइए, यहाँ पर जो खर्चा होता है तो अपने स्टॉल का भी आप हमें पेमेंट कीजिए, तो उससे ना वो कला का और कलाकार का कोई भला होने वाला नहीं है। उन पर कला सहयोग करे सरकार, और जितने कला प्रेमी हैं उनके लिए प्रचार करे, प्रसार करे, और अधिक से अधिक जो कला प्रेमी हैं उनको वहाँ पर बुलाए, और वो आएंगे तो जो देखने के लिए आएंगे वो देखेंगे, जो खरीदना चाहेंगे वो खरीदेंगे, अपने घर में लगाएंगे, अपने ऑफिस में लगाएंगे, अपने कार्यालय में लगाएंगे। तो तब जाकर के वो होता है ना कि घर घर तक ये हमारी कला पहुंच जाए। हर घर में एक ना एक भारत के एक जो हमारे हर राज्य में अलग कला है, और वो अगर हर घर में तक वो पहुंचेगी तो कला भी जीवंत रह पाएगी और कलाकार भी जीवंत रह पाएगा। रजत जी, बात मैंने एक बार आपसे बात पूछी थी तो आपने ये कहा था, कई लोगों ने भी मुझसे ये कहा है, कई कलाकारों ने भी कहा है कि इंडिया से बाहर हमारी जो पेंटिंग्स होती हैं, जिस पर हम ध्यान लगाकर काम करते हैं कई घंटों तक, उसको अच्छे रेटों में खरीदा जाता है। ये मानते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ यही तो बात है, एक अच्छे काम के लिए अगर आप किसी से एक कलाकृति का 20,000 रुपया भी यहाँ मांगते हैं तो 20,000 रुपया लगता है कि पता नहीं क्या मांग लिया। लेकिन उसी कलाकृति को बाहर में जाकर के आप 50,000 रुपया उसका मांगते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत सस्ती है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनको उस कला की परख है, और उस कला की परख पर उस कला को सम्मान दे रहे हैं, और वो बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं, राइट। बात ये है कि वो उसकी वो वैल्यू उनको कम लग रही है, कम लग रही है, और उस पेंटिंग की वैल्यू उसको ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा लग रही है। तो वो उसको कहीं पर जहाँ पर भी वो स्थान देता है तो वहाँ जा करके वो कलाकृति जो है वो जीवंत हो जाती है और उसको जीवन मिल जाता है वहाँ। बिल्कुल।
राजेश जी, मैं कुछ वीडियो साइड में दिखा रहा हूँ लोगों को, उसमें आप बड़े आराम से, एक तो आप लेफ्ट हाथ से करते हैं सारा चीज़ें, बड़े आराम से आप उसमें कला को प्रकाशित कर रहे हैं, उसको लाइन वाइन खींच रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो कौन सी पेंटिंग में आपको लगता होगा? देखिए, ऐसे तो मैं बता दूं, आपने कहा कि मैं बाएं हाथ से करता हूं, तो मैं ऐसे मानता हूं कि मेरे लिए हर काम बाएं हाथ का खेल है। और ये मैं मानता नहीं, ये तो फैक्ट है, ये तो कि मेरे लिए हर काम बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बाएं हाथ की का ही कमाल है कि ये दुनिया के कोने कोने में ये कलाकृतियाँ पहुंच रही हैं। और आप, जहाँ तक समय की बात है, तो किसी भी कला को जब आप कोई कलाकृति बनाने बैठते हैं तो ये निश्चित नहीं है कि इसमें 1 दिन लगेगा, कि 10 दिन लगेगी, कि 1 महीना लगेगा। बिल्कुल। चूंकि वो कोई पहले से प्लान नहीं है। कला ऐसी चीज़ है कि हम उसको, हमारे अंदर से निकलती है और निकलती चली जाती है, और किस भाव में किधर से बह करके और कहाँ पहुँचना है, ये स्वयं को नहीं पता होता। बिल्कुल। हम सोच करके बैठते हैं और कोई चीज़, और वो जब कंप्लीट होती है तो कुछ और बन करके तैयार हो जाती है। ये होती है नेचुरल कला। बिल्कुल। लेकिन आपने सोच करके जो लाइनें खींची हैं, वह कला नहीं है। वो तो कोई आपके ध्यान में कोई आकृति है, कहीं आपने देख ली, किसी को आपको कॉपी करना है, तो वो सहजता से हो जाती है। लेकिन नेचुरल कला जो निकलती है वो समय के बंधन में नहीं बनती है। उसको चाहे तो वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए, पता चले कि वो 1 महीना उसमें लग गया। बहुत बारीक काम होता है, बहुत कुछ होता है। उसके बाद में मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ, तो मेरा काम, दिमाग, दिल, और जो मेरा कला अंदर निकल रही है, तो वह जब तक एक सूत्र में नहीं आएगा तब तक आगे हाथ नहीं बढ़ेगा। अच्छा, कई पेंटिंग्स आपकी मैंने देखी है कि धागे से आप बनाते हैं, और कई पेंटिंग्स मैंने देखी है कि वेस्ट जो तार होता है उस तार से भी आप बनाते हैं। धागे वाले में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा दिमाग धागे वाले में लगाना पड़ता है, या ज़्यादा दिमाग उस तार वाले में लगाना पड़ता है जो तार होता है? देखिए, कला में दिमाग नहीं लगाना, कला में दिल लगता है। दिल लगता है। और दिल से कोई भी चीज़ बनती है तो वो समय की मोहताज नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, कला बेसिकली एक मेडिटेशन है, कला साधना है। साधना में समय गौण हो जाता है। कब समय निकल गया, अगर आप उसमें डूबे हुए हैं तो समय महत्वपूर्ण नहीं है। समय तो पता भी नहीं चलता कि कब कितना समय निकल गया। महत्वपूर्ण ये है कि उस समय के निकलने के बाद में जो आकृति बनी, उसने क्या रूप लिया। बिल्कुल। वो देखने वालों को कितना प्रभावित कर पाई। तो वो उसकी खूबसूरती इस बात पर निर्भर करती है। समय किसमें कितना लगना है, इसके लिए कोई भी कलाकार पहले से ना निर्धारण कर सकता है और ना उसको करना चाहिए। वो नेचुरल चीज़ है, नेचुरल समय में, जितने समय में बनेगी उतने में बनेगी। वो उसको मुझे बनाना है, मुझे इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। कला का कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। कला का एक अपना मार्ग है, एक अपना बहाव है, एक अपना उसका निरंतर बहाव जो चल रहा है उसमें बहती है और एक अपना रूप वो ले लेती है। लगभग कितनी पेंटिंग्स हैं जो अभी तक बना चुके हैं? देखिए, मैंने लगभग अभी तक 300 से अधिक अपशिष्ट जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग करके, और 3000 से अधिक ये पेंटिंग्स मैंने अभी तक बनाई हैं। और मेरा टॉपिक सिर्फ गणेशा है। बीच बीच में माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ और भी बना लेता हूँ, लेकिन टॉपिक मेरा गणेशा है और सभी ये गणेशा पर है। यात्रा और कला, इन दोनों को लेकर समाज को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यात्रा, कला, साहित्य, शिक्षा, इसका एक गठबंधन है मेरे साथ। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, चारों ही अगर किसी इंसान के पास में हो जाए तो बहुत भाग्यशाली इंसान है। और चारों ऐसे पिलर हैं कि किसी के भी जीवन में अगर कला आपके भीतर है तो आपसे खूबसूरत विचार का इंसान होना बड़ा मुश्किल है। शिक्षा आपके पास में है, उस शिक्षा का आप जो अच्छे प्रयोग, बेस्ट आप कर सकते हो समाज के, सोसाइटी के लिए, उसके लिए शिक्षा से बड़ा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। साहित्य एक ऐसी कला हमारे है देश की, कि साहित्य दुनिया का साहित्य है। हम चाहे वो हिंदी साहित्य है, चाहे वो अंग्रेजी साहित्य है, चाहे वो संस्कृत साहित्य है, साहित्य को आप प्रसार प्रचार कर रहे हैं तो आप अपने समाज का आईना आप दुनिया के सामने साहित्य के माध्यम से आप रख रहे हैं। बिल्कुल। और यात्रा, यात्रा आप जो हमारे ईश्वर की रचना है ये सृष्टि, बिल्कुल, तो
उस ईश्वर की रचना को आप कितना बारीकी से आप देख सकते हैं कि कला जो गणेश जी की मैंने बनाई, ये इसका तो रचनाकार मैं हो गया, लेकिन ये जो दुनिया बनाई इसका वह ईश्वर है। तो ईश्वर की रचना को आप जितना भी अधिक देख पाए, समझ पाए, तो आपका उतना ज्ञान बढ़ेगा, उतना आपका सम्मान बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आप देखेंगे कि हर हमारे भारत में का ही आप भ्रमण करें तो हर प्रदेश में अलग भाषा है, अलग बोली है, अलग खान पान है, अलग रहन सहन है। तो इन चीज़ों से आप अवगत होते हैं। अलग राज्य की अलग जलवायु है, अलग टेम्परेचर है। तो जब ये आप विभिन्नता में और एकता का रूप आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ईश्वर की जो रचना है यह एक अनंत है। तो उसमें आप ये बिना यात्रा किए इसको देखना, इसको समझना लगभग असंभव है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमें यात्रा भी जरूर करनी चाहिए, हमारी कला में भी जरूर रुचि होनी चाहिए, हमारी साहित्य में भी अवश्य रुचि होनी चाहिए, और हमें शिक्षा पर भी अवश्य बेहद ध्यान देना चाहिए। श्रद्धा उसमें होनी चाहिए भरपूर। देखिए, श्रद्धा के बिना तो सब कुछ अधूरा है। बिल्कुल। श्रद्धा के बिना तो आपको शिक्षा भी अच्छी नहीं मिलेगी, श्रद्धा के बिना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, श्रद्धा के बिना आपको की रुचि नहीं जगेगी। तो श्रद्धा के बिना आप मने क्या करेंगे? श्रद्धा तो बेहद जरूरी है जीवन में। राजेश जी, जाते जाते एक सवाल और मेरा रहेगा, आज की जनरेशन को कैसे देखते हैं आप? आज का जो माहौल है, डिजिटल इंडिया बना हुआ है, सोशल मीडिया की दुनिया है, समाज में लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, परिवार नहीं चल पा रहा है। आपने कहा कि भाई मैं धार्मिक परिवार से एक शुरू से ही अपडेट रहा हूँ। मेरी माता जी थी, वो पूरे मन से पूजा करती थी, उनको जो करना था मन से करती थी। आप भी वही अपना चुके हो कि भाई मन से अगर यात्रा करनी है तो मन से करनी है, किताब लिखनी है तो मन से लिखनी है, कला करना है तो कला को अपना प्रकाशित मन से करना है। आज की जनरेशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि आज का जो माहौल है उसको आप देख रहे होंगे, लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, हादसे हो रहे हैं। देखिए, मैं इसको ना अलग रूप से देखता हूँ। आज के जो आप नवयुवकों को आप देखेंगे तो नवयुवक बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जब कहीं पर भी कोई आविष्कार की क्रांति आती है तो उसके साथ में ना पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव भी जुड़ा होता है। हमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि मेरे भविष्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है। आप ये सोचें कि सब कुछ सही सही होगा, गलत नहीं आएगा, तो ये असंभव है। तो जो अभी जितने दुनिया में आविष्कार हुए हैं, पहले हम देखें कि बच्चे पहले जो है ना, हमारे अपने बचपन को हम देखते हैं तो हमारे पास में गैजेट्स जो है ना वो कुछ नहीं थे। अब बहुत हैं। अब बच्चा जो है ना, वो मुझे लगता है वो 6-8 महीने का होता है ना तो मोबाइल को चलाना सीख लेता है। 1-1.5 साल का होता है तो वो हमसे ज़्यादा उसको चलाना सीख लेता है। लेकिन चलाना अच्छी बात है, लेकिन उस मोबाइल में उस बच्चे को चलाना क्या है, उसको दिखाना क्या है, ये सिखाना बेहद जरूरी है। आप दोनों चीज़ें हैं सर, न्यूक्लियर से आप ना एटम बम भी बना सकते हैं, आप उससे बिजली भी बना सकते हैं। ये निर्धारण आपको करना है कि आपका उपयोग कैसे करना है। तो गैजेट्स जो हैं, जो आविष्कार जिन चीज़ों के हुए हैं, निसंदेह उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं के लिए या समाज के लिए वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके लिए तो हमें जागृति फैलानी होगी, हमें जागरूक बनना होगा कि क्या सही है जिसका मुझे उपयोग करना है, क्या गलत है जिसको मुझे साइड में करना है। बिल्कुल। तो वो बुराई को मुझे साइड में रखना होगा, मेरे लिए अच्छी चीज़ जो है ना उसे अडॉप्ट करना है। इसलिए मैं सबसे ये बोलता हूँ कि हमें ना, हम कोई भी कुछ बोलता है तो हमें सुनना सबका चाहिए, लेकिन अडॉप्ट मैं सिर्फ उसको करूँ जो मेरे काम का हो, जो मेरे उपयोग में आ सके। इसका मतलब ये नहीं है कि जी मैं किसी को सुनना बंद कर दूँ। तो ये जो अब बदलाव है दुनिया का, इस बदलाव को हमें समझना होगा, और अच्छाई बुराई ये सब पहले से चली आ रही हैं। हमें निर्धारण करना होगा कि बुराइयों से कैसे दूर रहा जाए, बच्चों को कैसे हमें बुराइयों से दूर रखना है। बहुत जगह अब हमारे पास में आते मोबाइल के बहुत मैंने इसके दुष्परिणाम भी आ रहे हैं।
लेकिन इसका माना ये तो नहीं है कि भाई इसमें अच्छाइयाँ नहीं है। अब ये तो मुझे निर्धारण करना है कि मैं अच्छाइयों को इसमें से लूँ और बुराइयों को मैं इससे कैसे अलग करूँ। बिल्कुल। और मुझे अपने बच्चों को ट्रांसफर करना है कि आपके लिए क्या चीज़ इसमें सही है, क्या गलत है। तो इसलिए बदलाव हमेशा प्रकृति का नियम है। बदलाव बिल्कुल। बदलाव हमेशा होते रहेंगे, होते रहने भी चाहिए। और ये विकास में भी सहयोगी हैं। हमारी विकास माने जीवन शैली का भी विकास, हमारे सोसाइटी का भी विकास, हमारी सोच का भी विकास, हमारे विचारों का भी विकास। तो उस विकास में ये बहुत सहयोगी है। तो दो पहलू हर चीज़ के होते हैं, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें किसी को पहले से पहले किसी की हम बुराई ये करें तो बुराई तो देखिए इंसान के अंदर अच्छे और बुरा दोनों इंसान बैठे हैं। उसको कौन से रूप को उसको ना आगे चलना है, किस पर उसको ध्यान देना है, किस चीज़ पर उसको ज़्यादा काम करना है, ये तो निर्धारण मुझे स्वयं को करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश कुमार जी जुड़े हुए थे, केदार से कैलाश तक की यात्रा की। उसके बाद तमाम पेंटिंगों के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कला को प्रदर्शित किया है। और जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे दुबई की, शिमला की, गुड़गांव की, या तमाम जगह की, विदेश की भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे जहाँ पर राजेश कुमार जी का जो एग्जीबिशन है वो लगा हुआ है। एग्जीबिशन के लिए बड़ा प्यार राजेश कुमार जी को मिलता है। और धार्मिक की अगर बात की जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान के अंदर श्रद्धा होना चाहिए, इंसान धार्मिक आस्था से जुड़ा होना चाहिए। और सबसे बड़ा होता है परिवार। परिवार का आशीर्वाद जो होता है, परिवार के बीच में जो रहन सहन होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये पूरी कहानी जो यात्रा की उन्होंने अपनी किताब में लिखी और इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मैंने अपने तमाम चीज़ों को सामने लेके आया हूँ, चाहे वो कला हो, चाहे यात्रा हो। और उसकी बुक्स भी उन्होंने लिखी। जैसे आप उन्होंने बोला कि हम कवियों को भी सम्मानित करते हैं, शिक्षा को भी आगे बढ़ावा देते हैं, तो तमाम मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं संस्था के माध्यम से। और राजेश कुमार जी से हमने दोबारा आपसे मुलाकात कराई है। आने वाले वक्त में फिर एक नए एपिसोड के साथ उनसे आपको मुलाकात कराएंगे।